हेलो दोस्तों, आज एक हम नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। अगर इस चैप्टर की बात करें तो ये बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आपको सीखने को मिलेंगी जो दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में उन चीज़ों को आप देखते होंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण बल आखिर है क्या। गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब, अगर हम इन दोनों की भी बात करें, जैसे कैप है, ये मार्कर है, इन दोनों के बीच की भी बात करें ना तो इन दोनों के बीच भी आकर्षण है। ठीक है, इन दोनों के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को समझिएगा। हमने ये बोला कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी, या दो वस्तुओं की बात करें तो एक वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है, दूसरा वस्तु इसके पास भी द्रव्यमान है, अगर वो कहीं पर भी है ना फिर भी उन दोनों के बीच एक बल लगता है। देखिए, इसमें ना आपको समझना है। अगर हम बोल रहे हैं इस चीज़ को तो आपको मानना है कि ऐसा होता है। इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जब आप हायर क्लास में जाते हैं, ऊंची क्लासों में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। फिलहाल ये चीज़ आप डायरेक्टली मानिए कि कोई भी ब्रह्मांड में दो वस्तुएं हैं या कोई भी वस्तुएं हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और इसी बल को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसी का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बस अभी आप इतनी बातें याद रखिए। दूसरी चीज़ इसमें देख लेते हैं अपन, एक और चीज़। देखिए, धीरे धीरे हम चैप्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं। एक और चीज़ होता है अभिकेंद्र बल। हम इसको भी देख लेते हैं कि अभिकेंद्र बल आखिर है क्या। अभिकेंद्र बल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अपन ये इसको नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये समझते हैं कि है क्या। देखिए, हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पे घूम रही है। अभी इसको हम हटाते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। अगर कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे घूम रही है तो देखिए क्या होता है। जैसे ये है, अगर कोई ये वस्तु है और ये अगर इस वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो होता क्या है। मान लीजिए कि इसके पास एक चाल थी, वेग था, इस वस्तु के पास एक वेग था। तो आप देखते हैं ना कि लगातार इसके वेग में वेग तो समान रहेगा। वेग आपका यहाँ पर समान रहेगा। आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। वेग तो आपका समान रहेगा, लेकिन इसकी दिशा लगातार आप देखेंगे कि बदलते चली जाएगी। यहाँ पर देखिए, जब ये वस्तु थी तो दिशा ये थी, ये दिशा थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इसकी दिशा ये होगी कि नहीं होगी। तो लगातार इसकी दिशा बदलते रहती है। इसी वजह से वेग समान, लेकिन इसकी दिशा, वेग समान का मतलब परिमाण उसका समान है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलते रहती है। दिशा क्या होती है? बदलते रहती है, यानी कि चेंज होती है। तो इसकी दिशा लगातार चेंज होती रहती है, बदलते रहती है। इसी कारण इस वस्तु के पास एक त्वरण आ जाता है। क्या आ जाता है? त्वरण, यानी कि एक्सिलरेशन। और जब त्वरण आ गया और इसके पास एक द्रव्यमान भी है, यानी कि एक मास भी है, तो जब द्रव्यमान और त्वरण मिलते हैं तो इसके ऊपर एक बल लगता है। मतलब आपने देखा है पिछले वाले चैप्टर में कि बल बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास और गुणे त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फोर्स होता है। और आपने देखा कि इसके पास कोई ना कोई द्रव्यमान है और इसके पास त्वरण भी आ जाता है, मतलब इसके पास एक बल आ जाता है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो बल की दिशा होती है ना,
वो लगातार सेंटर की तरफ यानी कि इसके केंद्र की तरफ होती है। किसकी तरफ? केंद्र की तरफ होती है। और ये क्या है? बल। मतलब जो ये इसके ऊपर एक बल लग रहा है ना, मतलब यहाँ पर बल उत्पन्न हुआ ना, और उस बल की दिशा केंद्र की तरफ यानी कि सेंटर की तरफ होती है। इसी वजह से इसी बल को, जो बल अंदर की तरफ लग रहा है, इसी बल को अपन बोल देते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोल देते हैं? अभिकेंद्र बल। तो ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। आप बोर्ड के ऊपर देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, वो अभिकेंद्र बल के कारण ही पॉसिबल होता है। मतलब तभी संभव है जब उनके बीच एक अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। उसी तरीके से आपने देखा है कि ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं, तो इसका भी क्या कारण होता है? इसका भी कारण होता है अभिकेंद्र बल। उसी तरीके से आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो अंदर नहीं जाते ना बाहर जाते हैं, वो भी किसके कारण होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभिकेंद्र बल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए आगे की कहानी समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे दो वस्तुओं की, तो अगर एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, तो ये मान लीजिए कि ये M1 है। अभी बस भावनाओं को समझिएगा, हम बताना क्या चाहते हैं। अगर ये वस्तु ये है, ये दूसरी है, मान लेते हैं ऐसा कि ये इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और तो ये ना ये भी इसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। कहने का मतलब है कि दो वस्तुएं हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये इसको अपनी तरफ खींचता है और ये इसको अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इनके बीच जो बल होता है ना, मतलब ये जितने बल से इसको खींचेगी ये भी उतने बल से इसको अपनी तरफ खींचेगी। मतलब जो बल होता है वो समान होता है। क्या होता है? समान। तो ये आपने देखा क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम बात करते हैं इसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में, यानी कि सार्वत्रिक, इसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियम, ठीक है। अपन इसके बाद ये देखते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो हमारी हेडिंग यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम, यानी इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी ना, एक चिड़िया की आवाज़ है, यहाँ चहचहा रही है। चलिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि जैसे दो वस्तुएं हैं, ये परिभाषा के रूप में आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, परेशान मत होइए। अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, दोनों के बीच की दूरी आप मान लीजिए स्मॉल r है, ये A है, ये B है, इसका द्रव्यमान अगर M1 मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान अगर M2 मान लेते हैं, ऐसा भी मान लीजिए, ठीक है। होता क्या है, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे किन्हीं दो पिंडों के बीच, मतलब इन दोनों पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये चीज़ है, ये भी आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, ठीक है ना। तो उसे आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन यानी परिभाषा के रूप में, लेकिन इसका मैथमेटिकल पोर्शन हम समझा देते हैं।
यहाँ पर परिभाषा के हिसाब से क्या बोला गया है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल आप मान लीजिए F है, ठीक है। जो बल होता है वो इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती यानी कि m1 m2 ये होता है, ठीक है। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है ना, वो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि ये होता है। ये सेकंड समीकरण, ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण की आप हेल्प ले लीजिए। आप यहाँ पर बोलिए कि बाई फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पहले और दूसरे समीकरण से अब क्या देखने को मिलेगा, अब वो चीज़ अपन देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हम कहेंगे कि जो बल होता है वो इन दोनों के द्रव्यमान यानी कि m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इन दोनों को मिलाएंगे जब तो आपका ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, आप ना अभी इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। पीछे भी हमने इसको बताया था बल वाले चैप्टर में, बल तथा गति के नियम उस वाले चैप्टर में। यहाँ पर भी आप बात याद रखिएगा कि जब हम ये प्रोपोर्शनल, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती, हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर जब आप हटाएंगे ना तो यहाँ पर नियतांक आपका g आता है। क्या आता है? g। और ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये आपका बन जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि दो पिंडों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर हम G को क्या बोलते हैं? समानुपाती नियतांक। तो G को हम बोल देते हैं यहाँ पर समानुपाती नियतांक, ये बोल देते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये इसकी यूनिट यानी कि मात्रक होता है। आप लोग ना डायरेक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि जो G की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है। एक चीज़ इसके बारे में और बात याद रखिएगा, इसकी वैल्यू यानी कैपिटल G की वैल्यू कहीं भी नहीं बदलती है। कहीं का मतलब कहीं पे भी, आप ब्रह्मांड में चाहे जहाँ चले जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि G की वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ज़रा आप याद रखिएगा G के बारे में, ज़रा बोर्ड पे देख लीजिए। बोला ये गया है कि देखिए न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सार्वत्रिक नियम इसलिए कहलाता है क्योंकि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है तथा यह वस्तुओं के आकार, उनके बीच के माध्यम, स्थान, समय आदि पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये था हम बात कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में बात कर रहे थे। अब जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि G का मान पिंडों यानी कैपिटल G की बात कर रहे हैं, G का मान पिंडों की प्रकृति, स्थान, समय, माध्यम, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है। कहानी समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आपको याद भी हो गया, ये आपको मेमोराइज करना है, मतलब ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू आप भूलेंगे नहीं।
आप इसकी वैल्यू भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए अब ये कहानी हमारी खत्म हुई। इसके आगे अब एक क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है ना कि क्या आपने कभी सोचा है कि यदि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सत्य है तो निकट बैठे दो छात्रों को एक दूसरे पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव क्यों नहीं होता है। देखिए ये सही बात है। अब मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, वो चिपक क्यों नहीं जाते, जैसे होना चाहिए ना। जैसे ये दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं इतनी दूरी पर हैं, हम ऐसे फ्री भी छोड़ दें तो ये चिपकती नहीं है, जबकि ये बोला गया है ना कि इन दोनों के बीच तो आकर्षण होता है, ऐसा बोला गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो g की वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। आप देख रहे हैं 10 की पावर -11 है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से जो f की वैल्यू है ना, जब आप यहाँ इसको यहाँ रखेंगे और m1 m2 यानी कि दो लोगों के द्रव्यमान को रखेंगे, उनके बीच की दूरी को रखेंगे, तो ये वैल्यू इतना ज़्यादा कम है कि f की वैल्यू ना एकदम कम कर देगा। और कम करने का मतलब ये होता है कि दो स्टूडेंट अगर आसपास बैठे भी हैं तो उनको आकर्षण अनुभव नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि चिपकते चले जाते हैं, आपने देखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसी कारण ऐसा होता है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10.1 ये आपके NCERT बुक में है, एग्जाम्पल है, हम उसे यहीं पर समझ लेते हैं। चलिए 10.1 जरा देखिए क्या दिया गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम तथा चंद्रमा 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी गुरुत्वाकर्षण की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन करिए। चलिए ये क्वेश्चन सिंपल है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ 10.1 है, एग्जाम्पल नंबर 10.1, इसमें कुछ बातें वो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात कर लें पृथ्वी का द्रव्यमान, कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका 6 × 10⁻24 kg। ये आप डायरेक्ट याद रखिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना होता है। उसी तरीके से अगर हम चंद्रमा यानी कि मून की बात करें तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है यानी मास ऑफ मून, ये होता है आपका 7.4 × 10⁻22 kg। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ बोल रहा है कि दोनों के बीच की जो दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी आपको दे रखी है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर ये दे रखा है। यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच, यानी कि बोल रहा है कि चंद्रमा पर लगाए, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना करिए। चलिए समझिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच अगर लगने वाले बल की बात करें तो F = आपको फॉर्मूला याद है, ये देखिए G। अब देखिए मास M1 की बात करें तो M1 क्या है, ME, तो रखिए ME मतलब मास ऑफ अर्थ इंटू M2 आपका क्या दे रखा है, मास ऑफ मून यानी कि MM अपॉन R का स्क्वायर। और R की वैल्यू कितनी, R की वैल्यू यही रहने दीजिए R², ठीक है ना। जरा इसको हम इरेज कर रहे हैं, इरेज करके इसे सॉल्व कर रहे हैं अभी। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए चीज़ों को आप अच्छे तरीके से देखते चलिए, सारी बातें समझ में आएंगी, इतना टफ होता नहीं है कोई चीज़। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए तो F = G की वैल्यू आपका क्या है 6.67 × 10⁻11 बिल्कुल, इंटू
अगर हम m1 की बात करें यानी कि मास ऑफ अर्थ की बात करें तो 6 इंटू 10 की पावर 24 आपको ये दिख रहा है, इंटू अगर हम चंद्रमा की बात करें तो ये 7.4 इंटू 10 की पावर 22 ये आपका दे रखा है, अपॉन में दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो दूरी आपकी कितनी है, इतनी, तो 3.84। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर में आप नहीं रख सकते। तो इतना किलोमीटर है, 1000 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3.84 इंटू 10 की पावर 5 तो है, 1000 से गुणा करेंगे यानी कि 10 की पावर 3 से, तो ये बन जाएगा 3.84 इंटू, आपको पता है कि जब बेस सेम होता है, आधार सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 मीटर, मतलब इतना मीटर हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर इंटू 10 की पावर आप 8 लिखेंगे और कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो जो भी कैलकुलेशन होगा आप आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कुछ चीज़ें, डेटा आगे का आप देख लीजिएगा, बाकी हम डेटा रख दे रहे हैं। देखिए इसको ना क्या करिए, 6.67 रहने दीजिए, इंटू 6 है ना, इसको यहाँ लेके आइए, इंटू 7.4 है ना, इसको यहाँ लेके आइए, इंटू 10 की पावर, देखिए -11 दे रखा है, ये 22 है, तो ऐड होगा ना, तो ये ऐड होगा +22, ये अपॉन में यहाँ पर देखिए 3.8 इंटू ये 10 की पावर 3.8 इंटू स्क्वायर है ना, तो फिर से 3.8 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 8 है ना, तो 10 की पावर 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 8 प्लस 8 ना, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 16, क्या आ जाएगा 10 की पावर 16, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 की पावर 16। और इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम आपको करके और दे देते हैं, ये वाला हिस्सा आप लोग काट लीजिएगा, बाकी हम पावर वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन में 3.8 इंटू 3.8, ये इंटू, अब देखिए 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो 11, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो -16, देखिए -11 + 22, तो 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 बचेगा, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये इतना रहने दीजिए, इंटू ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 16 घटाएंगे तो -5 बचेगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि f की वैल्यू ये आ जाएगी। और देखिए हम इसलिए आपको इतना छोड़ दिए हैं क्योंकि टाइम लगेगा इसको कट करने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप अभी बुक से देख लीजिएगा, अदरवाइज काट लीजिएगा। अगर चलिए एक चीज़ और आपको समझा देते हैं, यहाँ पर अगर काटना ही है ना तो चलिए अप्रॉक्सीमेट में काटते हैं। 38 दूनी 76 होता है, इसको काट दीजिए, ठीक है, 2 टाइम में ये हो गया। अब देखिए इसको काटिए ना, 19 दूनी 38 होता है, यानी कि 1 पॉइंट टाइम, ये 19 3 57, 19 चौको 76, यानी कि लगभग 3 टाइम ये, और 3 छके 18, f की वैल्यू आ गई 18 इंटू 10 की पावर 11 में से 16 घटाएंगे तो -5, इतना न्यूटन। आप देखेंगे कि लगभग 18 के आसपास आएगा। देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट में है, मतलब आसपास है। बात समझ में आ रही है ना। इसे ज़रा कॉपी कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, होगी। कैलकुलेशन की बात है, अगर देखिए कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो न्यूमेरिकल तो हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया तो न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी काटना पीटना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे फिर भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा,
वैसे इसमें ऐसे ही किया जा सकता है, ठीक है ना। जब टाइम आपके पास ज़्यादा हो तो आप एग्जैक्ट काटिए, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट में काट लीजिए, ठीक है।